हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल सक्सेस स्टेप्स। और मैं सुमित राज आज आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो अब जानते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ होता क्या है कि आप अगर इलेक्ट्रिक एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस का ये सिंबल होता है, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। करंट ट्रैवल करेगा, ये इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल अलग होता है, इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल अलग होता है, और दोनों ही पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस का नाम हम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज भी कहा जाता है, और इसकी यूनिट जो होते हैं वो वोल्ट होता है। इलेक्ट्रिक करंट इस पे ये जाएगा इधर, इस तरीके से प्लस टू माइनस ये ट्रैवल करता है इलेक्ट्रिक करंट। ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, और ये है हमारा स्विच है जिसको की भी कहते हैं। तो सबसे जानते हैं पहले ओम्स लॉ होता क्या है। किसी भी एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसी भी एक सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन इलेक्ट्रिक करंट का। और ये एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, और इस सिंबल को अगर हटाते हैं तो इक्वल का साइन लाएंगे, और इसके साथ एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम R बोलेंगे, और इसके साथ I आएगा। और यही R क्या कहलाता है? रेसिस्टेंस। यही R कहलाता है रेसिस्टेंस। तो इसके थ्रू आप एक इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे, इससे कुछ न्यूमेरिकल आता है, कुछ इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि V इक्वल टू आर आई, एक ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला मिला। R मीन्स की रेसिस्टेंस जिसकी यूनिट ओम होती है, और इसका सिंबल इस तरीके से होता है। तो अब इस फॉर्मूले से आप दो फॉर्मूला और भी बना सकते हैं, जैसे कि V इक्वल टू आर आई तो हुआ ही, I इक्वल टू लिखेंगे तो ये R इधर चला आएगा, तो V बाई R होगा, तो ये फॉर्मूला। अगर मैं R का निकालने की कोशिश करूं तो R निकालेंगे तो ये I इधर आएगा, तो V बाई I डिवाइड हो जाएगा, तो R का फॉर्मूला मिला। इट मीन्स कि I का फॉर्मूला भी मिल गया V बाई R, एंड R इक्वल टू V बाई I, एंड V इक्वल टू आर आई। तो ये एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और भी मिले जो आपको हेल्प करेगा कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, कुछ इजी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। तो चलते हैं पहले हम कि अगर रेसिस्टेंस का अगर हम यूनिट निकालने की कोशिश करें, जैसे कि ओम होता है, तो अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I होता है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, एंड I का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट, एंड इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो I का लिखेंगे एम्पियर। इट मीन्स कि इसका यूनिट क्या बना, R इज इक्वल टू वोल्ट बाई एम्पियर। इट मीन्स कि हम इसको भी कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। तो रेसिस्टेंस का एक यूनिट वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है, जिसको हम 1 ओम कहते हैं। जैसे कि एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, और उसके थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो उस सर्किट में, तो उसको हम 1 ओम का नाम देते हैं। रेसिस्टेंस के बारे में अगर हम डिफाइन बोलें तो रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप भली बात ही समझ गए होंगे कि रेसिस्टेंस का डिफाइन हम कैसे करेंगे। तो रेसिस्टेंस के बारे में जान गए होंगे। ओम्स लॉ मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, रिकैप करा देता हूँ। ओम्स लॉ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, एंड V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, और ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस मींस कि जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा बने, हिंड्रेंस बने, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस, जिसकी यूनिट ओम होगी। V इज इक्वल टू आर आई का फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूले को हम और भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जो कि कुछ इजी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको हेल्प होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। इस टाइप के सवाल बोर्ड में आए हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। 2 या 3 नंबर के सवाल आते हैं इससे, क्योंकि कौन कौन से फैक्टर पे किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, ये लिखने को एग्जाम में आता है। तो आप ध्यान देंगे, फर्स्ट जो फैक्टर है जो कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर पे डिपेंड करेगा वो है फर्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल बोले तो
वो मटेरियल किस टाइप का है, मटेरियल वो कॉपर है या मेटल एल्यूमिनियम है या वो वुड है या वो इट मीन्स कि वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। इट मीन्स कि मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। इट मीन्स कि हम ये बोलें कि नेचर ऑफ मटेरियल भी एक फैक्टर है जो किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को डिपेंड करेगा, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं एक वुड लूँ, वुड क्या है, इंसुलेटर। मैं एक कॉपर लूँ जो कि एक मेटल है, कॉपर है कंडक्टर। इस कॉपर से करंट इजीली फ्लो होगा, करंट इजीली फ्लो। इट मीन्स कि करंट इजीली फ्लोज मीन्स कि ये इसमें लीस्ट हिंड्रेंस है, मतलब लीस्ट रेसिस्टेंस है, इजी करंट फ्लो हो जा रहा है इसमें। इट मीन्स कि इसका रेसिस्टेंस कम है। अगर इसमें करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, इंसुलेटर है, इट मीन्स कि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स कि अगर ये दो अलग अलग मटेरियल हैं और दोनों का एक इंसुलेटर है, एक कंडक्टर, इट मीन्स कि इसमें करंट इजीली फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा इसमें हिंड्रेंस है और इसमें हिंड्रेंस बहुत ही कम है, करंट इजीली फ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर या किसी मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो मटेरियल किस टाइप का है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा। तो आइए जानते हैं सेकंड पॉइंट जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या है, इधर किसी भी वायर या किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। एल की मीन्स कि हम इसको लेंथ ऑफ वायर बोल रहे हैं या लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट मीन्स कि क्या हुआ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर का अगर लेंथ बढ़ाया जाए, इट मीन्स कि वायर का लेंथ बढ़ाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसको हम मानते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, अगर इस पॉइंट की बात करें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये होता है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स कि क्या है, अगर एक वायर मोटा वायर हो, एक वायर पतला वायर हो, तो एक मोटे वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, एंड पतले वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा उसमें करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा, उसमें ज़्यादा हिंड्रेंस आएगा। इसका मतलब कि अगर जिसका एरिया कम होगा, जिसका डायमीटर कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा, उसमें करंट इजी फ्लो नहीं होगा, उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। इट मीन्स कि हम ये बोले कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस अगर बढ़ा हुआ है इसका मतलब कि एरिया घटा हुआ है। मीन्स कि एरिया घटा मतलब पतला वायर है, पतला कंडक्टर है, एरिया ज़्यादा होने का मतलब कि मोटा वायर है या मोटा कंडक्टर है। तो अब देखेंगे इस इक्वेशन को, इसको सेकेंड इक्वेशन कर देंगे हम, और इस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो R ये हो जाएगा L/A। और हमने बताया था कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, और किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो R इज इक्वल लाए एक साइन आएगा जिसको बोलते हैं रो, और ये आएगा L/A। इसको बोला जाता है रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। R इक्वल टू रो L/A फॉर्मूला आया। आप इस रो की बात करें, अगर इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी के बारे में जाने तो रेसिस्टिविटी जो है वो हर मटेरियल टू मटेरियल वो वेरी करता है। कॉपर की रेसिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी अलग होगी, आयरन की रेसिस्टिविटी अलग होगी, टंगस्टन की बात करो, टंगस्टन की रेसिस्टिविटी और ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि ये हर एलिमेंट टू एलिमेंट या मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टिविटी, हर एलिमेंट या हर मटेरियल की रेसिस्टिविटी अलग अलग होती है। तो रेसिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला अगर हम यहाँ से निकालें तो आप ध्यान देंगे, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला अगर रो ये प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा R इंटू एल, तो रो का फॉर्मूला क्या निकलेगा R इंटू A/L। R मीन्स की रेसिस्टेंस, A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, L मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर इसका अगर यूनिट निकालने की कोशिश करें इस रो का, जिसको रेसिस्टिविटी हम बोल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ 1 मीटर बच जाएगा। इट मीन्स कि रो का जो यूनिट आएगा वो ओम मीटर आएगा। तो ध्यान देंगे रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। मीन्स कि लिख सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ
रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि इस चीज़ों को समझ पाए होंगे आप। सबसे पहले बताया था नेचर ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, इस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो इंसुलेटर होगा उसमें बहुत ज़्यादा ही रेसिस्टेंस होगा और जो कंडक्टर होगा उसमें कम रेसिस्टेंस होगा। लेकिन रेसिस्टेंस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या होती है कि हर मटेरियल की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है, अलग अलग कंडक्टर की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। और रेसिस्टेंस का मतलब बस ये समझना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वो हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, मींस कि उसके फ्लो को रोकना चाहेगा। और रेसिस्टिविटी के बारे में बताया कि हर मटेरियल टू मटेरियल रेसिस्टिविटी का वैल्यू अलग होता है। रेसिस्टिविटी का हमने इसका एसआई यूनिट ये बता दिया कि इसका रेसिस्टिविटी का एसआई यूनिट ओम मीटर होगा। तो आप समझ गए होंगे इस चीजों को। तो एक नेक्स्ट फैक्टर था टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में आप जानेंगे क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का क्या वेरिएशन होता है, मतलब टेम्परेचर पे भी क्या डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि ये जितने फैक्टर हैं, ये 4 फैक्टर में एक टेम्परेचर भी है, क्योंकि टेम्परेचर पे क्या होता है वो देखेंगे। रेसिस्टेंस इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑफ द कंडक्टर। मींस कि क्या हुआ कि किसी भी कंडक्टर के अगर टेम्परेचर को अगर बढ़ता है तो उसके अंदर रेसिस्टेंस भी बढ़ता है। इसका मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो आइए एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में देखने को मिलता है और इस न्यूमेरिकल के थ्रू आप समझेंगे कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन करेंगे। जो फॉर्मूला आप पढ़े हैं रो एल बाई ए, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए को कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस R। एक वायर है, सपोज एक वायर है, इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इट मीन्स कि लेंथ इक्वल टू L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। लेकिन क्वेश्चन आगे में है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, लेकिन अगर बात करें कि लेंथ L है और A है और R रेजिस्टेंस R है, तो R कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर ये वायर है तो वायर रेजिस्टिविटी जो भी कुछ हो रो होगा, R इक्वल टू रो L बाई A होगा। आप इसका फॉर्मूला आप जानते भी हैं। लेकिन कंडीशंस क्या दिया हुआ है, इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाए एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दिया जाए, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, रेसिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे, तो हम देखेंगे आगे इस कंडीशंस को सेकंड तरीके से कि सिर्फ लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका रेसिस्टिविटी तो फिक्स है, रो ही होगा, तो R का वैल्यू क्या होगा, रो L बाई A, क्योंकि लेंथ L ही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A ही है और रो फिक्स है। किसी भी अगर कंडक्टर है तो डबल करें, ट्रिपल करें, जैसे भी करें, लेकिन इसका रेसिस्टिविटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो देखेंगे लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड, तो अगर सपोज मान ली कि ये R1, इसको समझ लें कि सपोज कि पहला रेजिस्टेंस इस तरीके से है, दोबारा में अगर लेंथ ऑफ वायर को अगर हम डबल करें और या फिर उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हाफ करें, तब उसके रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा देखेंगे। सपोज कि लेंथ अब जो नया लेंथ मिल गया, इस लेंथ को डबल कर दिया गया, मींस कि 12 कर दिया गया, और एरिया पे क्या किया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाफ किया गया है, मींस कि A बाई 2 हो गया। तो अगर हम देखेंगे रेसिस्टेंस, तो क्या होता है रेसिस्टेंस, रो L बाई A। इस रेसिस्टेंस को हम सेकेंड रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो R2 इज इक्वल टू रो, और L के जगह पे क्या होगा 2L, और A के जगह पे होगा A बाई 2। इसको अगर आगे हम सॉल्व करें, तो R बाई 2 बराबर रो 2L को हम 2L बाई 1 भी लिख सकते हैं, और A बाई 2 को A बाई 2 ही लिख देते हैं। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, एक बार इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखें तो अगर R2 निकाल रहे हैं, R2 रो 2L बाई 1, ये 2 चला जाएगा ऊपर और A आ जाएगा नीचे, तो क्या हो गया R2 क्या बन गया, रो L बाई A रहेगा,
और इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया 4। इसको हम 4 को आगे भी लगा सकते हैं तो क्या हो गया 4 इंटू रो L बाई ए। अब पहले के इक्वेशन से अगर इसको आप कंपेयर करें तो पहले क्या आया था R1 रो L बाई ए। इट मीन्स कि पहले जब लेंथ L दिया हुआ था, रेसिस्टिविटी रो था, एरिया क्रॉस सेक्शन A था, तो R जो आ रहा था वो रो L बाई ए। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर हम लेंथ ऑफ वायर को डबल कर दें और एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ कर दें तो हमारा जो R2 का जो वैल्यू आ रहा है 4 आ रहा है रो L बाई ए। इट मीन्स कि अगर इसको कंपेयर करें तो R1 रो L बाई है तो ये R2 आ रहा है 4 इंटू रो L बाई। इट मीन्स कि इसका 4 गुना हो रहा है। इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि R2 4 इंटू R1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी लेंथ ऑफ वायर को अगर हम डबल करते हैं और उसके एरिया क्रॉस सेक्शन को हाफ करते हैं तो उसके रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा उस वायर का, उस कंडक्टर का 4 गुना हो जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे और आप लोग इसको नोट करेंगे। तो हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस को हम दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन को बताते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है। अगर किसी 2 या 3 से ज़्यादा रेसिस्टेंस को अगर इंड टू इंड अगर उसको हम ऐड करके किसी सर्किट में इसको फिट करते हैं तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। ये एक सिंबल है जो कि अमीटर का है। अमीटर का क्या फंक्शन है? अमीटर अमाउंट ऑफ करंट को बताता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2 और रेसिस्टेंस R3 हम इस सर्किट में लिए हुए हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन current is same through each resistor। हर रेसिस्टर के थ्रू करंट सेम जाएगा। इट मीन्स आप याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मीन्स कि हर रेसिस्टेंस से भी का अमाउंट जो है, वोल्टेज का अमाउंट जो है वो अलग अलग जाएगा, लेकिन आई का अमाउंट सेम जाएगा। आई मीन्स करंट एंड वी मीन्स वोल्टेज। तो आई का वैल्यू सेम होता है सीरीज में और भी का वैल्यू अलग अलग होता है। तो हम इसमें देखेंगे। अब इसको प्रूफ करना है, पहले आप देख लेंगे इससे होता क्या है। इट मीन्स कि आप समझाना चाहें तो किसी भी रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो आता है, रिजल्टेंट मीन्स कि इन तीनों रेसिस्टेंस की जगह हम एक रेसिस्टेंस रखना चाहें तो कितने ओम का रखेंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। तो R होता है S से हम बता रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। R का मतलब रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मींस कि ये तीनों की जगह पर अगर हम एक रेसिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो कैसे आएगा। इसके जानिए कि ये अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई रेसिस्टेंस रखा हुआ हो, इंड टू इंड को ऐड किया हुआ, कनेक्ट किया हुआ हो, तो सिंपली सारे रेसिस्टेंस को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस मिल जाता है। जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये वैल्यू होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। अब इसको प्रूफ करेंगे। आप ध्यान में रखें कि हमने बोला है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम थ्रू ईच रेसिस्टर्स, मतलब हर रेसिस्टर से करंट सेम जाएगा लेकिन भी का वैल्यू अलग अलग होगा। अगर मान लें कि इसमें भी आई जा रहा है इसमें भी आई जा रहा है, इसमें भी आई जा रहा है, लेकिन भी का वैल्यू तो अलग अलग होगा। भी का वैल्यू V1, इसको मान लेते हैं V2 और इसको मान लेते हैं V3। तो इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है कि जो डिफरेंट होगा उसी को हम ले लेते हैं। जैसे कि करंट सेम है तो करंट को हम नहीं लेंगे, पहले वोल्टेज अलग अलग आएगा तो वोल्टेज को ले लेते हैं। जैसे कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V को मान लेंगे, अगर रिजल्टेंट V माने तो क्या होगा, पूरा V क्या हो सकता है, तो V का समेशन V1 प्लस V2 प्लस V3, ये पूरा कंप्लीट V आएगा। तो V का फॉर्मूला होता है IR। अब यहाँ पर देखेंगे V1 है तो V1 तो क्या होगा, I R1 के साथ होगा, इसमें लग रहा है ओम्स लॉ, I इंटू R1, इसको लिखेंगे IR1। V2 के लिए क्या लिखेंगे, IR2 और V3 के लिए लिखेंगे IR3। और अगर इस अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर IR है यहाँ पर और हर जगह करंट सेम है, इट मीन्स कि I का वैल्यू को हम कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I और I दोनों को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं
और यहाँ पे हम एस एस लिखते रहेंगे क्योंकि हम सीरीज के बारे में बता रहे हैं, तो एस के सिंबल से आप सीरीज समझेंगे इसको। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का प्रूव है जो कि कभी एग्जाम में आता है पूछने को। और आप सिंपली इस कॉम्बिनेशन, इस प्रूफ के बाद ये समझेंगे कि किसी भी रेसिस्टेंस को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया हुआ हो, कनेक्ट किया हुआ हो, तो सिंपली उसको आप ऐड करेंगे तो आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैं बना रहा हूं। रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2 एंड रेसिस्टेंस 3। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना हुआ है। आप देखेंगे, ये आप ध्यान में रखना है कि ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ये दोनों ही पोटेंशियल के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। एंड ये अमीटर इस इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा। और एक और गैजेट होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्मॉल से स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, जिसको गैल्वेनोमीटर बोला जाता है। अब एक बार और जानेंगे कि अमीटर को हमेशा रेसिस्टर्स के सीरीज में कनेक्ट करते हैं और वोल्ट मीटर को रेसिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इसमें कि आप ध्यान रखना है कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू आपको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताएंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आप जानते हैं क्या? मैं आपको बता दूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है, ये रेसिस्टेंस को, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को मैं P से डिनोट कर रहा हूं, RP से। P मतलब पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला होता है और मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। तो हम बात करेंगे अभी जितने भी रेसिस्टेंसेज हैं यहाँ पर R1, R2 एंड R3, ये तीनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। और यहाँ पर अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ हो तो इससे करंट अलग अलग, इसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा एंड इलेक्ट्रिक करंट इस जंक्शन पॉइंट से अलग अलग करंट जाएगा। इट मीन्स कि इसे से I1, इससे I2 और इससे I3 का नाम दे देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज, ये तीनों से ही वोल्टेज सेम जाएगा। इट मीन्स कि हम इसमें वोल्टेज का नाम दें, इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। अब मैंने बताया था कि या हम सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूफ कर रहे हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ कर रहे हैं। जो डिफरेंट वैल्यू होगा उसी को हम प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में I1, I2, I3, इट मीन्स कि जंक्शन पॉइंट से करंट इधर भी फ्लो हो रहा है, इधर भी, सब तीनों तरफ अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि डिफरेंट वैल्यूज करंट का ही आ रहा है। तुम ले लेंगे इसमें टोटल जो I आएगा कितना आएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा V/R। अगर यहाँ पे लिखें तो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इसको हम P लिख रहे हैं क्योंकि हमको 1/RP लाना है। अब क्या करेंगे कि V/RP इज इक्वल टू, इसे V ये तीनों जगह ही आ रहा है, तो V को हम कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखेंगे ये V से भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 1। मीन्स कि आगे ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मिल गया, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आई होप इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशंस को आप इस सर्किट के थ्रू समझे होंगे। 3 रेसिस्टर्स है, जंक्शन पॉइंट से करंट अलग लग जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वोल्ट मीटर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, आर्म मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। और इस तरीके से आया पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला, जो कि हम न्यूमेरिकल बनाने में इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपने समझा होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को। और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें कि वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।